मेरी आँखों में छुपी उदासी को कभी महसूस भी किया कर। अरे मेरी आँखों में छुपी उदासी को कभी महसूस भी किया कर। हम वो हैं जो सबको हंसाकर रात भर रोते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसके अलावा हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लगातार करवा रहे हैं। जीएस की संपूर्ण कक्षाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वगैरह का बटन दबा दें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अपने भाई का समर्थन करें। इसके बाद हम लोग जो है झारखंड के अर्थव्यवस्था की श्रृंखला और एक तरह से भूगोल की श्रृंखला भी आप कह सकते हैं, तो झारखंड के अर्थव्यवस्था कम भूगोल की श्रृंखला हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड के प्रमुख खनिजों के बारे में। ये मैप बेसिकली आपको सिर्फ इसलिए बनाया गया है, सिर्फ ये बताने के लिए बनाया गया है कि झारखंड में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज थे और खनिजों के आधार पर ही उद्योग स्थापित होते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के उद्योग। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, है ना, और बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, इसलिए आपका समर्थन भी अपेक्षित है हमारे हौसला अफजाई के लिए। आइए जानते हैं हम लोग झारखंड में उद्योग को लेकर के। जैसे कि अगर हम झारखंड में उद्योगों की बात करें, है ना, झारखंड में अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योग बेसिकली झारखंड ही नहीं, किसी भी स्थान पर उद्योग कब लगेगा, है ना, तो किसी भी स्थान पर उद्योगों के लगने के 3-4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। नंबर 1 कि कच्चा माल बड़ा आसानी से मिल जाए। कच्चा माल का मतलब जो भी उसमें खपत होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय का कच्चा माल क्या होगा, चीनी होगा, चायपत्ती होगा, दूध होगा, पानी होगा, कोयला होगा कि नहीं होगा, तो ये कच्चा माल की उपलब्धता बड़ी आसानी से हो जाए। नंबर 2 बाजार उसको अच्छा मिले। नंबर 3 मजदूर सस्ते मिल जाए वहाँ पर, यानी जनसंख्या ज़्यादा हो तो मजदूर सस्ते, बेरोजगारी ज़्यादा तो मजदूर सस्ते, है ना, तो ये सब कुछ फैक्ट होते हैं जहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो करता है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है आपके कच्चे माल की उपलब्धता। तो झारखंड में कहाँ कहाँ, बेसिकली मैंने पिछली कक्षाओं में इन सभी को पढ़ा रखा है, झारखंड के खनिज वगैरह को, है ना, तो इसलिए आप एक काम करें कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप संपूर्ण भूगोल को पढ़ें, संपूर्ण आर्ट एंड कल्चर को हमने पढ़ा दिया है, आप उसको पढ़ें और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। आइए, हम पहले भी बता चुके हैं और अभी बताते समय भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ इन खनिजों के लिए कच्चा माल उपलब्ध है और जिसके कारण उसी क्षेत्र में ज़्यादा फैक्ट्रीज की स्थापना होगी। जैसे बिहार में बार बार ये बात को उठाया जाता है ना, बिहार के क्षेत्र में, हमारे पड़ोसी क्षेत्र में, राज्य में ये बार बार इस बात को उठाया जाता है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, बिहार में कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। बिहार में अगर उद्योग स्थापित भी होगा तो कृषि आधारित उद्योग स्थापित होगा, खनिज आधारित उद्योग नहीं स्थापित हो सकते हैं क्योंकि बिहार में खनिज की बहुलता नहीं है ना। झारखंड में खनिज आधारित उद्योग स्थापित होते हैं क्योंकि झारखंड में खनिज की बहुलता है। तो आइए उसी परिस्थिति में हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से उद्योग स्थापित है और झारखंड में कौन कौन से खनिजों के आधार पर उद्योग स्थापित हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्योग जो झारखंड में है दोस्तों, वो एक प्रकार से लौह इस्पात उद्योग है और उसी लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम लोग 2 बड़े लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। एक का नाम होगा टाटा कंपनी वाला, आप जो जान रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा होगा बोकारो स्टील प्लांट, है ना, जो पूरे भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा संयंत्र है। तो आइए सबसे पहले हम टाटा वालों को जानते हैं, यानी टिस्को। ध्यान से समझिएगा, टिस्को का क्या हो गया फुल फॉर्म, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब बेसिकली इसको समझिएगा, बड़ा अच्छा से इसको समझना है आपको कि बात था प्रथम विश्व युद्ध होने का 1914 का, ठीक है। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था पहले से, 10 बरस 20 बरस पहले से, कि कभी ना कभी तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ेगा और उस विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन को भी क्या चाहिए होगा, हथियार चाहिए होगा। अब वो हथियार वो इंग्लैंड में बना नहीं सकते थे, वो हथियार जब भी बनते तो भारत के क्षेत्र में बनते क्योंकि यहाँ पर खनिजों की बहुलता है ना। और इसलिए 1907 की बात है, सांकची नामक स्थान पर, जो आज वर्तमान जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सांकची नामक स्थान पर दोराबजी टाटा, याद रखिएगा इनका नाम ही था, पारसी धर्म के थे ये बेचारे, दोराबजी टाटा नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया,
साक्ची नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना कर दी 1907 में। अब 1907 में स्थापना हुआ, अब धीरे 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 बनते 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 समय आया 1911 का। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। समय आया 1911 का। 1911 में पहली बार लोहे का उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हो गया। पहली बार क्या हो गया? लोहे का उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो आपसे क्वेश्चन एक एक चीज़ पूछेगा यहाँ से कि टिस्को से पहली बार लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में। और इस्पात का प्रारंभ, आप जानते ही हैं कि इस्पात कोई शुद्ध धातु नहीं है, इस्पात एक मिश्रण है ना। आपके मैग्नीज का, फेरस का, इसके अलावा क्रोमियम वगैरह लगते हैं, उसमें कार्बन वगैरह लगता है। तो इस्पात एक क्या है? मिश्रण है। तो इस्पात का जो प्रोडक्शन चालू हुआ वो 1914 में हुआ। ये भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है दोस्तों। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है टाटा का साक्ची टाटा का टिस्को, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है ये कि यह स्थापित कहाँ होगी? तो स्थापित देखिए पूर्वी सिंहभूम का जो एक क्षेत्र है, ये पूर्वी सिंहभूम है, इसका मुख्यालय है जमशेदपुर, जो उस समय साक्ची के नाम से जाना जाता था। बेसिकली देखिए ये गांव था एक, है ना, और इस गांव में जैसे ही फैक्ट्री लगी और फैक्ट्री लगने के बाद वहाँ पर क्या होंगे? मजदूर रहेंगे। मजदूर रहेंगे तो बाजार डेवलप होगा। बाजार डेवलप होते 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 आप देख लीजिए आज जमशेदपुर जैसा बड़ा शहर स्थापित हो गया, जिसको टाटा नगर भी आप कहते हैं, दोराब जी टाटा के सम्मान में। मैंने ध्यान से समझिएगा कि इस साक्ची नामक स्थान पर स्थापित किया। अब पहले भी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि क्यों स्थापित होगा किसी भी स्थान पर, क्या स्थापित नहीं हो सकता था पलामू में, क्या स्थापित नहीं हो सकता था संथाल परगना क्षेत्र में, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर में, स्थापित सिंहभूम के क्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया। अब बहुत बेहतर तरीके से आप देखिएगा वहाँ पर कि सिंहभूम के क्षेत्र में ही एक बड़ा लौह का क्या पाया जाता है? पट्टी पाया जाता है, जो उड़ीसा के मयूरभंज तक, क्योंझर तक जाती है ना। गुरु महिसानी, किरीबुरु, पंसीराबुरु, नोआमुंडी, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोआमुंडी, ये सारे जो हैं इसी सिंहभूम के इलाके में, कोल्हान के इलाके में है दोस्तों। तो बेसिकली इसी जगह स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल की भी उपलब्धता हो जाए। स्वर्ण रेखा इधर से गुजरती है, खरकई इधर से गुजरती है। बेसिकली स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर ही इस टिस्को को स्थापित किया गया था, जिसके कारण यहाँ के प्रदूषण को उस नदी में भी भेजा जाए और पानी की आपूर्ति भी हो जाए, कच्चा माल यानी लोहा वगैरह का आपूर्ति क्या हो जाए, है ना। इसलिए टिस्को को वहाँ पर स्थापित किया गया। 1911 में लोहे का उत्पादन, 14 में इस्पात का उद्यतन प्रारंभ हो गया। भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में भी लौह इस्पात संयंत्र है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछता है और इस पर बेसी लोग ध्यान नहीं देते हैं, अधिक लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब सोचते हैं कि चचा के भरोसे हो जाएगा कि हाँ जे पढ़ाते गए वही भरोसे हो जाएगा, बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, जो पढ़ा रहा है कि भेड़ चाल में चल रहा है लोग, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप कई बार भी देखे होंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे झारखंड के एग्जाम की, तो आप करते होंगे या तो फिर किसी भी भारत के उद्योग को भी लेकर के कि इस फैक्ट्री को, जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, इस फैक्ट्री को किस स्थान से इसका कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस्पात बनाने के लिए सबसे पहले कोयला चाहिए, कोकिंग कोयल। तो ये रानीगंज और झरिया के, एकदम नोट डाउन करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JSSC CCL एंड JPSC ऑल्सो, याद रखिएगा, है ना। रानीगंज और झरिया से। मैग्नीज और क्रोमियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो चाईबासा के खदान से। चूना और डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुंदरनगर उड़ीसा से। और कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो मयूरभंज और नोआमुंडी। देखें मैंने बताया था ना, यही मयूरभंज और नोआमुंडी, मयूरभंज उड़ीसा में और नोआमुंडी कहाँ है? आपके झारखंड में ही है, पश्चिमी सिंहभूम वाला, पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका में, पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका में बेसिकली नोआमुंडी, जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है तुरंत और आसान भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। 1948 में क्या हुआ कि टाटा कंपनी ने ही क्या कर दिया कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी को भी स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको टिस्को बोलते थे और इसको टेल्को बोलते हैं, याद रखिएगा। टेल्को, टिस्को। टिस्को की स्थापना 1907 में और टेल्को की स्थापना कब? 1948 में। अब टिस्को से टाटा स्टील हो गया। आज हम लोग इसको टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, रतन टाटा के नाम से बेसिकली जानते हैं। बहुत नेक दिल इंसान है बेचारे, है ना। तो टाटा स्टील कब किया गया, ये भी प्रश्न बने हुए हैं कि टिस्को को टाटा स्टील कब कहा गया, कब इसका परिवर्तन किया गया नाम? तो 2005 में। ध्यान से देखिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा। आइए फिर हम चलते हैं बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों। तो 29 जनवरी 1964 को ये स्थापित हुआ बोकारो के माराफारी नामक स्थान में। कहाँ पर? बोकारो के माराफारी, है ना। बड़ा अजीब सा नाम भी है माराफारी, है ना।
फैटा फैटी भी नाम हो सकता है, बिहार में गोईठा मीठा भी नाम है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि गोईठा मीठा, मारा फारी, फैटा फैटी ये बेसिकली इस प्रकार से नाम है, तो आपको याद करने में भी तकलीफ होगा थोड़ा सा। तो मारा फारी को आपको बेहतर तरीक़ा से याद रखना है ना। मारा फारी नामक स्थान पर बोकारो में ही है जिसका स्थापना किया गया। 1974 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ पर स्टील की जो उत्पादन थी 64 में स्थापित हुई, 10 साल इसको बनने में लगा और 1974 से इसको क्या हो गया, उत्पादन प्रारंभ हुआ स्टील का। बेसिकली बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, इतना स्टील का उत्पादन वहाँ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्थापित किया गया था और रूस की सहायता से। मोस्ट अस्टारेबल क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई 1964 में वो किस देश की सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से, यानी रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। उस समय सोवियत संघ ही था, बेसिकली कजाकिस्तान वगैरह सब मिले हुए थे, तो सोवियत संघ ही था। 1991 में ये अलग हो गया एक तरह से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ का स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट है। आइए जानते हैं आगे। आप जानिए इसको खनिजों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो कोयला की प्राप्ति झरिया से, लोहा की प्राप्ति क्वेंझर से और चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से करता है ना। आइए उसके बाद तांबा उद्योग के बारे में जाने। तो देखिए बेसिकली उद्योगों के बारे में आपको जानना ही होगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछते हैं और आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना होगा दोस्तों, है ना। तांबा उद्योग के बारे में जाने तो भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में स्थापित हुआ सिंहभूम के घाटशिला में। कहाँ, सिंहभूम के घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग स्थापित हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए घाटशिला, बेसिकली आप जानते ही हैं कि घाटशिला प्रसिद्ध किसके लिए, मूसाबनी घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो घाटशिला में स्थापित हुआ, है ना। घाटशिला में स्थापित हुआ, ठीक है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र। एल्युमिनियम उद्योग 1938 में एल्युमिनियम शोधन कारखाना स्थापित हुआ। बेसिकली आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा भंडार या तो उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे लोहरदगा क्षेत्र में होता है। आप देख सकते हैं किस क्षेत्र में होता है, लोहरदगा क्षेत्र में होता है। और लोहरदगा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण एल्युमिनियम उद्योग को रांची में स्थापित किया गया। ये रांची वाला क्षेत्र है दोस्तों, रांची के मुरी नामक स्थान में स्थापित किया गया 1938 में। इतना ही नहीं, ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, प्लांट है, ध्यान में रखना आपको। इसको कहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है, बेसिकली बॉक्साइट का ही तो, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो कहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है, तो पलामू और लोहरदगा के क्षेत्र से। बेसिकली लोहरदगा ही क्या है, लोहरदगा जो है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। और सीमेंट उद्योग में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीमेंट उद्योग से क्वेश्चन पूछेगा कि जपला का, पलामू का जो जपला क्षेत्र है ना, पलामू का जो जपला क्षेत्र है, पलामू के जपला क्षेत्र में सबसे पहली बार झारखंड का सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। पलामू का जपला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम का झीक पानी हो गया, रांची का खलारी हो गया, धनबाद का सिंदरी हो गया। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना सीमेंट उद्योग कौन सा था, तो झारखंड का सबसे प्रथम सीमेंट उद्योग 1921 में स्थापित हुआ था, पलामू के जपला वाला ही। और बेसिकली आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सीमेंट उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो यही 3-4 पॉइंट होंगे जिसमें से जपला आपको हिट लिस्टेड कर देना है कि जपला बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, जपला कई बार पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी HEC, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हैवी बेसिकली ये मशीनों के कल पुर्जे बनाने के लिए क्या होते हैं, मशीनों के कल पुर्जे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 31 दिसंबर 1958 को यह स्थापित हुआ, हटिया में स्थापित हुआ था। रूस और चेकोस्लोवाकिया इन दोनों देशों की मदद से, है ना। हटिया में स्थापित, रांची के हटिया में स्थापित HEC और रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से यह स्थापित हुआ था। 1964 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। उसके बाद हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, बेसिकली इसको HMBD बोलते हैं, HMBP बोलते हैं इसको। रूस की सहायता से स्थापित हुआ, रांची में स्थापित है ये सब क्वेश्चन पूछता है कि HMBP का स्थापना किसकी सहायता से हुआ, कहाँ है, रांची में, ठीक है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, इसको बोलते हैं
टीपी। इसका स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुआ था दोस्तों, रांची में है। फाउंड्री फोर्स प्लांट, इसकी भी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से रांची में है, ये फाउंड्री फोर्स प्लांट। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कोल धोवन उद्योग के बारे में, है ना। कोल धोवन उद्योग यानी कोल वाशरी इंडस्ट्रीज के बारे में ध्यान देंगे हम लोग कि कोल वाशरी इंडस्ट्रीज क्या है। कोल वाशरी इंडस्ट्रीज मतलब आप समझ रहे होंगे इसके नाम से, जैसे कोयला अगर खदान से निकाला जाता है तो कोयला जो निकाला जाता है ना, तो कोयला जो निकाला जाता है उसमें कई प्रकार के क्ले होते हैं, मिट्टी होती है, गैंग्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, है ना, जिसको धोना पड़ता है और धोने के बाद कोयला का जो होता है शुद्ध रूप प्राप्त होता है हमको, तो वही कोल धोवन वाशरी है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसमें कई कोल धोवन वाशरी हैं झारखंड में, जैसे धनबाद में भी है ना, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है, झरिया में भी है, हर जगह है दामोदर के किनारे किनारे। इसलिए दामोदर सबसे ज़्यादा दूषित है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूषित, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी कौन है? दामोदर है। आप देखिएगा यहाँ पर, ये एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कौन है? करगाली कोल वाशरी है। आप ध्यान दीजिएगा, बोकारो में स्थित है। करगाली कोल वाशरी एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। तो जाहिर सी बात है, एशिया का है तो भारत का होगा, भारत का है तो झारखंड का भी सबसे बड़ा कोल वाशरी होगा। और यही सब कारण है कि दामोदर इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है कि इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाया जा सकता है ना। उसके बाद उर्वरक उद्योग के बारे में बात करेंगे। उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन, है ना, यूरिया वगैरह का जो उत्पादन होता है, उस उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक उद्योग 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 1951 में धनबाद के सिंदरी में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? धनबाद का सिंदरी वाला उद्योग है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे पहला उर्वरक उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पहला उर्वरक उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला उर्वरक उद्योग यही है, सिंदरी वाला ही, ठीक है। कांच उद्योग, बेसिकली देखिए, कांच उद्योग जो है अभी वर्तमान में बंद ही पड़ गया ये विवाद के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रदूषण होता था और जापान की सहायता से इसको लगाया गया था, इसलिए इसको इंडो असाई उद्योग के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में स्थापित है ये, है ना। इसको कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो राजमहल पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से होती है। संथाल परगना क्षेत्र में ही है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाह उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के कुल लाह का 60% अकेले झारखंड में होता है दोस्तों, और झारखंड लाह उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अगर प्रमंडल से आपके पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है, तो वो पलामू प्रमंडल हो जाएगा। लेकिन जैसा ही जिला पूछा जाए या स्थान पूछा जाए, तो लाह उत्पादन के लिए खूंटी जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। बहुत अच्छा से ध्यान देते चल जाना है आपको। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नामकुम में 1925 में स्थापित किया गया। ये सब वो प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं, पूछने की संभावनाएं बनती है। आप अच्छा से नोट्स बनाते चले और पढ़ते चले, ठीक है। उसके बाद चर्चा करते हैं रेशम उद्योग का। तो बेसिकली रेशम का जो सबसे उत्तम किस्म का प्रकार है तसर रेशम, उसका उत्पादन झारखंड में होता है, और तसर रेशम का लगभग 70% उत्पादन अकेले झारखंड करता है। प्रथम स्थान पर है तसर रेशम के उत्पादन में दोस्तों, है ना। तो तसर अनुसंधान केंद्र नगड़ी में खोला गया है, रांची में, नगड़ी में। बेसिकली यहीं पर कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, इसके आसपास ही रांची के नगड़ी में खोला गया है दोस्तों, याद देखिएगा, कांके के समीप ही है नगड़ी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कि कुछ और उद्योगों के बारे में, जैसे कि देखिए पूछे गए क्वेश्चन है गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स एंड कंपनी उद्योग, यानी डीजल इंजन उद्योग इसको बोलते हैं, रांची में स्थापित है ये। बिहार स्पंज आयरन उद्योग, स्पंज लोहा के लिए, चांडिल सरायकेला खरसावां में स्थापित है ये। ईंधन एवं शोध संस्थान 1945 में स्थापित हुआ, धनबाद में है ना। ईंधन एवं शोध संस्थान 1945 में धनबाद में। अब देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया कि तंबाकू उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन तंबाकू उद्योग में बेसिकली झारखंड में तंबाकू के नाम पर सिर्फ
केंदु पत्ता ही पाया जाता है और केंदु पत्ता से आपको मालूम है कि बीड़ी बनाया जाता है दोस्तों। और बीड़ी जो बनाया जाता है केंदु पत्ता से, आप जानते हैं इसके बारे में कि जो बीड़ी बनाया जाता है वही एक तरह से तंबाकू के श्रेणी में झारखंड के क्षेत्र में रख सकते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा तंबाकू उद्योग का उतना ज़्यादा विकास झारखंड में नहीं है ना। अब देखिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया कि कई प्रकार की संस्थाएं बनाई गई जिससे उद्योग में विकास हो, उद्योग का देख रेख आसान हो जाए। जैसे कि कुछ यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ से, बीएडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीएडा फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बीएडा का फुल फॉर्म क्या है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रिएडा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आयडा आदित्यपुर, यानी आदित्यपुर जमशेदपुर में है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबका एक ही जैसा है, बस आपको सिर्फ नाम याद रखना है, BRAS का नाम सिर्फ याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। स्पीएडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब की स्थापना की गई और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। आप बहुत अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से आपको ये क्लास समझ में आया होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और आप इसका समर्थन करने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।